हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में शुरू करने से पहले कुछ बातों पर चर्चा हो जाए, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लिया जाए, तब आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आया हूँ और बहुत ही खास चीज़ें हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम बात करें कि जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए परेशान होते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए परेशान होते हैं, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना और उस पर काम करते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग आपको भयभीत करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए और आपको लक्ष्य से भटकने के लिए आते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, या कहते हैं कि थोड़ी सा कम सोच वाले होते हैं, वो अपने रास्ते से भटकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा न होकर एक कहानी है, सुनिएगा कि एक व्यक्ति था जो क्या कर रहा था, पानी की खोज में जगह जगह पर गड्ढे खन रहा था। ठीक है, जगह जगह पर गड्ढे खन रहा था। कुछ लोगों की बात सुनकर के यहाँ पानी नहीं निकलेगा तो यहाँ खन दो, यहाँ खोदो, यहाँ खोदो, यहाँ खोदो, इस तरह से वो खोदते जा रहा था। ठीक है, इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि उसके अंदर धैर्य नहीं था। ठीक है, अगर वो धैर्य बनाकर कहीं एक जगह गड्ढा खोदने की कोशिश करता, गहराई तक जाता, तो शायद उसे पानी मिल जाता। लेकिन वो इतनी जल्दीबाजी में था कि वो जगह जगह गड्ढा खोदता चला गया और कहीं उसको पानी नहीं मिला। ठीक है, तो आप जिस लक्ष्य की तरफ चले हैं ना, थोड़ा धैर्य बना के चलिए। ठीक है, पेशेंस रखिए अपने अंदर। इस मुकाम में, इस मंजिल को पाने में आपके रास्ते में जो भी आ रहे हैं, उनसे, जो आपके साथ हैं उनको अपने साथ लेके चलिए। जो आपसे विरुद्ध जा रहे हैं, जो आपसे विमुख जा रहे हैं, चाहे वो कितने खास हैं, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि सभी को एक्सेप्ट करके लेके चलना मुश्किल है, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसी पर कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद मेरी। ठीक है, खुद से जीतने की जिद मेरी। ठीक है, मुझे खुद को हराना है। ठीक है, मतलब मेरी खुद की जीत है कि मुझे खुद को हराना है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, उस पे कह रहा हूँ कि खुद से जीतने की जिद मेरी, मुझे खुद को हराना है। जमाने से मुझे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई अपने आप से है। मैं जब गलत चीज़ों को देखकर आँख मूंदता हूँ, उससे लड़ना है। मैं जब अच्छी चीज़ों को स्वीकार करने में टाइम लेता हूँ, उससे लड़ना है। मैं किसी को अपना मान रहा हूँ, वो धोखे पे धोखा दिया जा रहा है, उसे छोड़ना बेहतर है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लड़ना है। मैं अपनी मंजिल पाने में 2 नंबर 1 नंबर से रह जाता हूँ, उससे लड़ना है। ठीक है, तो कह रहा हूँ, फिर से सुनिएगा। खुद से जीतने की जिद मेरी, मुझे खुद को हराना है। ठीक है, यही मेरी जिद है कि मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया का। ठीक है, मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया का, मेरे अंदर ही सारा ज़माना है। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं दुनिया का भीड़ नहीं हूँ, मेरे अंदर ही सारा ज़माना है। आपके अंदर वो पौरुष है, वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं, आप खुद को पा सकते हैं और आप अपने आप को बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लड़ने की कोशिश करिए, प्रयास करने की कोशिश करिए, अपने आप को बनाने की कोशिश करिए। मैं कितने महीने से शुरू किया हूँ पढ़ाना और पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये कंटिन्यू रखूँगा जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करते हो, जब तक आप मैं अपने अंदर सुधार नहीं ला लेते हूँ, जब तक मैं अच्छे से पढ़ाना सीख नहीं सकता हूँ। क्योंकि ये याद रखिएगा, मैं कभी अपने आप को सुने होंगे मास्टर कह दिया हूँगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक अध्यापक हूँ या मैं एक गुरु हूँ। नहीं, मैं जीवन भर सीखने को तैयार हूँ और जीवन भर सीखूँगा। इसी तरह से तपस्या करूँगा, इसी तरह से लड़ूँगा, मुझे मेरा काम है। ठीक है, तो और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसका एकदम मुखर होके मैं विरोध करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक समाज में रहना है, इसी समाज को सुधारना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी इसी देश में पैदा हुए, इन्हीं मरे हुए लोगों के बीच पैदा हुए, लेकिन आज उनका नाम अमर है। और लोग कितने आए, कितने लोग मरते चले गए, लेकिन कभी उनका नाम नहीं हुआ। लेकिन आज उनका नाम किसी एक समाज में बहुत इज्जत से लिया जाता है। और मैं बता दूं कि मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी का नाम, सरदार पटेल जी का नाम,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम, स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्यों अमर हुआ? क्योंकि उन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति त्याग किया। आप अपने घर में सुख समृद्धि लेकर बैठ जाएंगे, आपका कभी नाम नहीं होगा। आप समाज को सुधारने में लगिए, ठीक है। आपको, मुझे पता है कि विरोध झेलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ने की कोशिश करिए और गलत को गलत कहने की क्षमता रखिए, सही को सही कहने की क्षमता रखिए, ठीक है। इसी के साथ शुरू करता हूँ। और कभी भी हार मत मानिएगा, कभी भी हार मानने की कोशिश मत करिएगा। अगर कोई आपको दबाने की कोशिश करेगा, उतना ही मुखर होकर बोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये समय लड़ने का है, ये समय कुछ करने का है। जब आप 40 के पार चले जाएंगे, कोई समय नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, पहली चीज़ तो समझ लीजिए, ये सभ्यता कब से कब तक थी। ये 2 भागों में बटी थी। पहले इसको पूरा टोटल लिख लीजिए, 600 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 चीज़ें देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हो सकता है मात्राओं में गलती हो, ठीक है भाई, इतना सुयोग्य नहीं हूँ, ठीक है। अगर यही डिजिटल बोर्ड रहता तो इतना परेशानी नहीं होती, आपको सारी चीज़ें लिखी लिखाई मिलती, आपको मुझे बस उसको समझाना रहता, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो जो है, जितना मैं हूँ, अगर कोई त्रुटि होती है तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सीखने ही बैठा हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं पूर्व वैदिक सभ्यता, ठीक है, पूर्व वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, सिंधु सभ्यता के समाप्ति के बाद, सिंधु सभ्यता का समाप्त होने के कहे जाते हैं 2 मुख्य कारण बताए गए। एक सूखा बताया गया, दूसरा बाढ़ बताया गया, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आपस में एकदम विपरीत हैं। कुछ जगहों पर लिखा गया है कि सूखे की वजह से समाप्त हुआ, कुछ जगहों पर बाढ़ की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ को उत्तरदायी माना गया, लेकिन आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा कि सूखा बाढ़ अगर दोनों जा रहा है तो आपको बाढ़ पे लगाना है, वैसे सूखा भी कहा गया है जगह जगहों पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो वैदिक, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता है, यह सिंधु सभ्यता के 200 वर्ष बाद ये शुरू हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 200 वर्ष के बाद ये सभ्यता आई थी। और जो सिंधु सभ्यता थी, एक कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, जो भी नगर थे, ये जो मुख्य नगर थे, ठीक है, ये एकदम सुविकसित नगर थे, एक समृद्ध नगर थे। लेकिन जब वैदिक सभ्यता आई 200 वर्ष बाद, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिएगा। अब इसी में मैंने शुरू में नहीं बताया था, आपको बता देता हूँ। वैदिक, ठीक है, वैदिक शब्द किससे मिलकर बना है? तो वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है, वैदिक शब्द वेद से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है भाई? ज्ञान, ठीक है। वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, इस वजह से कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन देखा था, इस वजह से इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। तो वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसी में बाल गंगाधर तिलक का भी नाम लिया जाएगा, संपूर्णानंद जी का भी नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो सुनिएगा पहले ध्यान से, उसके बाद में चर्चा करेंगे। मैक्स मूलर का तथ्य था, मैक्स मूलर का कहना था कि इस सभ्यता को, ठीक है, बसाने वाले जो थे आर्य, वो जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? तो मैक्स मूलर ने बताया कि यह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। मध्य एशिया से आर्य आए थे, ठीक है। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आर्य आए हुए थे, ठीक है। आर्य कहाँ से आए हुए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बात, ये चीज़ समझ में आई बात। तो जब ये आए तो ये पहले, सबसे पहले कब कहाँ आए? तो ये सबसे पहले आए थे पंजाब में, ठीक है, वह अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ आए थे? अफगानिस्तान
तान में आए थे। ठीक है, सब लिखवाऊंगा, सबको समझना है, पहले समझ लीजिए। आप खाली मेरी जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, समझिएगा, फिर से समझिएगा। चलिए पहले से इसके बारे में और बता दिए, ये हो गया था ना। ये सुनिए, 1500 से 1000 BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ये जो था 1000 से 600 BC। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर मैंने दिखाया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। पूर्व वैदिक जो है 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक जो है 1000 से 600 BC। जो वैदिक होता है वो वेद शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। मैक्स मुलर ने कहा कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, और आकर बसे कहाँ थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान से आकर बसे। जबकि संपूर्णानंद जी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, संपूर्णानंद जी ने कहा कि नहीं भाई, यह यूरेशिया का जो अल्पास वाला क्षेत्र है, ठीक है, अल्पास पर्वत जो है वहाँ से आए थे। ठीक है, ये संपूर्णानंद जी का कहना था। ठीक है, ये संपूर्णानंद जी का कहना था कि ये अल्पास वाले क्षेत्र से आए थे। ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने जो वर्णन किया, उन्होंने जो कहा, ठीक है, उसके बारे में भी सुन लीजिए। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, ये उत्तरी ध्रुव आर्कटिक से आए हुए हैं, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक से आए हुए हैं। इसी पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, उसको भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तिब्बत से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं, तिब्बत से आए हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसकी चर्चा होती है, मैक्स मूलर की। यही को ज़्यादा ही सर्वमान्य माना गया है। ठीक है, और यही हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो वैदिक सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, कैसी सभ्यता है भाई, तो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में जानेंगे कैसे, इनके बारे में समझेंगे कैसे, कैसे हमें पता चला। तो दो स्रोत थे, इसको जानने के दो स्रोत थे। ठीक है, एक था साहित्यिक। ठीक है, एक था साहित्यिक और दूसरा क्या था, पुरातात्विक। ठीक है, एक था साहित्यिक और दूसरा क्या था, एक था साहित्यिक था। ठीक है, एक क्या था, साहित्यिक था, दूसरा क्या था, पुरातात्विक था। पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत था। ठीक है, ये दो स्रोत थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता के बारे में वर्णन किया, जिन्होंने वैदिक सभ्यता के बारे में वर्णन किया कि वैदिक सभ्यता किस तरह से है। ठीक है, इसी में अगर हम एक अभिलेख के बारे में चर्चा करें, एक अभिलेख था। ठीक है, बोगाज कोई। ठीक है, बोगाज कोई, बोगाज कोई। ठीक है, बोगाज कोई, यह एक अभिलेख है। ठीक है, यह क्या है, एक अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख। ये 1400 BC में, ठीक है, 1400 BC का अभिलेख है। और इस अभिलेख में कुछ देवताओं का क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। बोगाज कोई क्या है, एक अभिलेख है। इस अभिलेख में कुछ देवताओं का वर्णन किया गया था। जैसे जैसे में थे, इंद्र थे, वरुण थे और मित्र थे और नासत्य का उल्लेख हुआ था। ठीक है, और सुनिएगा, अगर हम बात करें पुरातात्विक में, तो मृद भांड मिले थे। क्या मिले थे, तो मृद भांड मिले थे, जैसे गौरिक मृद भांड। ठीक है, गैरिक मृद भांड। जो गैरिक मृद भांड था, ठीक है, याद सुनिएगा ध्यान से, गैरिक मृद भांड। ठीक है, गैरिक मृद भांड जो था वो किसके लिए था, तो गैरिक मृद भांड जो था वो पूर्व वैदिक काल के लिए था। किसके लिए था, पूर्व वैदिक काल के लिए था। ठीक है, इसमें इसके बारे में, ठीक है, पूर्व वैदिक काल का पता चला। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, गैरिक मृद भांड के उससे। ठीक है, गैरिक मृद भांड से। ठीक है, फिर क्या था, फिर था आपका चित्रित। ठीक है, मृद भांड। चित्रित मृद भांड जो था उत्तर वैदिक काल के बारे में बताता है। ठीक है, चित्रित मृद भांड जो था
वो किसके बारे में बताता है, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में बताता है। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है, किसने बताया था, किसके बारे में बताया था, उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा साहित्यिक स्रोत की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपका जो था, ये आपका जो पुरातात्विक साक्ष्य थे भाई, जो बोगाज गोई कोई जो है ये एक अभिलेख है। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें आएगा पुरातात्विक साक्ष्य में, ये भी पुरातात्विक साक्ष्य में है। अब साहित्यिक क्षेत्र में चलते हैं। ये हो गया है, सुन लीजिए, गैरिक मृदभांड पूर्व वैदिक काल के बारे में, चित्रित धूसर मृदभांड जो है वैदिक काल के बारे में। ठीक है, बोगाज कोई जो था वो इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, मित्र के बारे में और नासत्य के का उल्लेख इसमें हुआ था। ठीक है, और ये 1400 BC में था। ठीक है, समझिएगा। चलिए आइए चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत, चलिए भाई पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखें, पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखें। ठीक है, सॉरी पुरातात्विक तो हो गया था ना, साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक हो गया। स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बारे में सुनिए। साहित्यिक स्रोत क्या है था, साहित्यिक स्रोत के बारे में सुनिएगा। देखिए भाई, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद हमारा क्या है, ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद हमारा क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। और इसके संकलन आपको मैंने जब ऋग्वेद पढ़ा रहा था तभी मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया था, तभी इसके बारे में मैंने बता दिया था। जो ऋग्वेद के जो संकलन करता थे कृष्ण द्वैपायन थे। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे जो इसके क्या थे, संकलन करता थे। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो थे वो संकलन करता थे, और वेद व्यास भी इसमें आते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा हूँ, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो थे वो क्या थे, साहित्य के जो क्या थे, ऋग्वेद के संकलन करता थे। इसमें मैंने कहा था आपसे कि 10 क्या है, मंडल है। बात हुई थी आपसे, 10 मंडल है। 1028 क्या है, 1028 क्या है बताइए भाई, 1028 मैंने बताया था, 1028 क्या है, तो सूक्त है, यानी मंत्र। क्या था, सूक्त था, मंत्र जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मंत्र कहते हैं। 1028 क्या था, मंत्र था। कुछ और भी चीजें थी भाई, कुछ और भी चीजें थी, और था भाई, बताइए क्या था, तो था 10,462 ऋचाएँ थी। ठीक है, क्या थी, ऋचाएँ थी। इस पर चर्चा हुई थी, हमने पढ़ा था इसके बारे में, पहला ही इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, इसमें जो एक चीज़ नहीं बताया था, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन देखा था, जब एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, उसमें चर्चा, मतलब जब इसके ऋग्वेद के बारे में चर्चा हुई थी मंडल के बारे में, उसमें बताया कि जो 10वां मंडल है यह नया मंडल है, एकदम नया मंडल है। ठीक है, 10वां मंडल जो है एकदम नवीन मंडल है। ठीक है, 10वां मंडल जो है वो क्या है, एकदम नवीन मंडल है। ठीक है, सबसे नया मंडल है। तृतीय मंडल में मैंने आपको बताया ही था, गायत्री मंत्र था। ठीक है, क्या था, गायत्री मंत्र था जो विश्वामित्र के द्वारा था। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था, 7वां मंडल जो है, इसके बारे में नहीं बात हुई थी। 7वां मंडल जो था उसमें क्या था भाई, उसमें क्या था, तो बताइए भाई। ठीक है, गणराज्य युद्ध जो था उसके बारे में था। ठीक है, 9वां मंडल में सोम देवता का चर्चा है। 9वां मंडल में, 9वां मंडल में सोम देवता का चर्चा है, सोम देवता। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं। 9वें मंडल में, 9वें मंडल में या 9वां मंडल जो था, 9वां मंडल जो था उसमें किसकी चर्चा थी, तो सोम देवता की चर्चा थी, सोम देवता की चर्चा थी 9वें मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा, 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा थी। ठीक है, इसी 10वें मंडल में, ठीक है, इसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त थे। पुरुष सूक्त का मतलब ये था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी चीज़ों का वर्णन था। ये सब सारी चीज़ों का क्या था, वर्णन था। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। मैंने आपको 9वां मंडल भी बता दिया सोम देवता के बारे में, 10वां मंडल में बता दिया जाति वाति के बारे में, ठीक है। सामवेद जो था वो संगीत से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसमें संगीत का वर्णन किया गया था या संगीत के बारे में कहा गया था, और स्वरों के बारे में भी बात किया गया था। किसमें किया गया था? सामवेद में संगीत के बारे में भी बताया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका यजुर्वेद में यज्ञों की विधाओं का वर्णन था, किस तरह से यज्ञ होंगे, कौन से मंत्र होंगे, इनके बारे में चर्चा किया गया था। अथर्ववेद जो था जादू टोना, मैंने इस पर बहुत चर्चा की थी कि जादू टोने वाली बात होगी, ठीक है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, दोहराते जाइए, ठीक है। और अथर्ववेद को, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, अथर्ववेद को और एक नाम से जाना जाता है, ये भी एनटीपीसी के क्वेश्चन में था, वर्णित था, इस वजह से बता रहे हैं, ठीक है। अथर्ववेद को, ठीक है, ब्रह्मवेद के को मतलब ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है भाई अध्येता कौन कौन थे, मतलब इनको पढ़ने वाले, इनके बारे में बात करने वाले। जैसे ऋग्वेद के लिए कौन थे? होत्रु थे, ठीक है। सामवेद के कौन थे? उदित गाता थे, ठीक है। यजुर्वेद के अथर्व थे, और अथर्ववेद के कौन थे? ब्रह्मा थे, ठीक है, या ब्रह्म थे, सॉरी, या ब्रह्मा भी कहा जाता है, इसीलिए ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा हुई थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके राजनीतिक, व्यवसायिक और समाज किस तरह का था, स्त्रियों की कितनी दुर्दशा थी, कितनी अच्छाई थी, क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी, अब हम पढ़ने चल रहे हैं पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में हम इसको पढ़ने चल रहे हैं। स्रोत कहाँ से था, सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए हम चर्चा करने चल रहे हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में, ठीक है। बारी बारी से सबका नंबर आएगा, ठीक है। ठीक है, इसे ध्यान जरूर दीजिएगा भाई, इसे ये मत समझिएगा कि नहीं ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, सर कई बार बता रहे हैं। नहीं भाई, आपको हम दोहराने ही आए हैं, आपको रिवाइज कराने ही आए हैं, ताकि आपकी चीज़ें तैयार हों, ठीक है। इसीलिए मैं आया हूँ और इसीलिए आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए अब बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें कि आर्यों द्वारा ये जो सभ्यता बसाई गई या जो सभ्यता हुई, यह आर्यों द्वारा जो सभ्यता लाई गई, ये ग्रामीण सभ्यता थी, पहला पॉइंट। यह आर्यों द्वारा निर्मित ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। दूसरा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तीसरा पॉइंट, पहले देख लीजिए, यह आर्यों द्वारा निर्मित ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, ठीक है, याद रहेगा भाई। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, ठीक है। इसके बारे में जो भी जानकारियाँ मिली हैं वो किससे मिली हैं? तो साहित्य से मिली हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है, ठीक है। और इनके जो, अगर कहा जाए कि इनका जो क्षेत्र बटा हुआ था, वो कहा जाता है कि एक निचले स्तर, यानी परिवार से लेकर, परिवार, फिर उसके बाद परिवार के बाद एक
जो कई लोगों का क्षेत्र था, फिर उसके बाद एक मतलब पूरा समूह था, एक कबीला बन रहा था, एक राज्य बन रहा था। तो इस तरह से इनको क्रम के अनुसार बांटा गया था, ठीक है। इनको किसके अनुसार बांटा गया था, तो क्रम के अनुसार बांटा गया था, ठीक है। तो उसमें पहले क्या आया था, तो कुल आया था। क्या आया, पहले समझिएगा, कुल। कुल क्या होता था, एक घर का परिवार का जो सदस्य होते थे उनको लेकर कुल बनाया गया। फिर उसके बाद क्या आया, कुल के साथ जब कई कुल मिले तो क्या बना, ग्राम बना, ठीक है। फिर ग्राम को कई 20 बना, फिर 20 के बाद जन बना, और जन के बाद क्या बना, राष्ट्र बना। क्या बना, जन के बाद राष्ट्र बना। तो फिर से समझिएगा, कुल जो होता था, कुल को मिलाकर क्या बने, ग्राम बने, ठीक है। जब कुल को मिलाकर ग्राम बना तो ग्राम के कई ग्राम मिलकर क्या बने, 20 बने। फिर 20 के बाद जन बने, और जन के बाद क्या बने, राष्ट्र बने, ठीक है। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वह इसी तरह से इसी क्रम में क्या करती थी, कार्य करती थी। जो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, इसी तरह से कार्य करती थी या इन्हीं क्रम में बांटी हुई थी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अभी कहा कि जो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, आर्यों की प्रशासनिक इकाई 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 आरोही क्रम में 5 भागों में बटी थी, ठीक है, थी। पहला क्या था भाई, तो पहला था कुल। क्या था, पहला कुल था। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद आपका क्या था, ग्राम था। कुल के बाद क्या था, ग्राम। फिर क्या था, ग्राम के बाद क्या था, विश्व था। क्या था, विश्व था। फिर क्या था, विश्व के बाद जन था। फिर जन के बाद क्या था भाई, राष्ट्र था, ठीक है। क्या था, राष्ट्र था। याद रखिएगा, ये इतने थे, ठीक है। आप देख लीजिए, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। मैंने कहा कि इससे पहले जो सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता थी, उसमें स्त्रियों को बहुत महत्व दिया जाता था। तो मातृत्वात्मक व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पितृत्वात्मक व्यवस्था हो गई। ये जो कुल है ना, ये जो कुल है, यह परिवार को लेकर बना था। किसको लेकर बना हुआ था, तो परिवार को लेकर बना हुआ था। जो कुल था वो परिवार को लेकर बना हुआ था, ठीक है। आर्य समाज में इसका जो प्रधान होता था वो पिता होता था। यानी अब इससे कह सकते हैं कि जो हमारा ये वैदिक सभ्यता थी, ये पितृत्वात्मक सभ्यता थी। कैसे, पितृ प्रधान थी। कैसी थी, पितृ प्रधान थी। कैसी थी, पितृ प्रधान थी। यानी पिता जो होता था या घर का जो सबसे बड़ा होता था, ठीक है, वही क्या होता था, मुखिया होता था। यानी पिता जो था मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था, तो कूलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कूलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कूलप कहा जाता था। और यह आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई थी। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई थी, छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई है। जो हमारा जो वैदिक सभ्यता यानी पूर्व वैदिक सभ्यता जो थी वो कैसी थी, तो पितात्मक थी। यानी पिता क्या था, प्रधान होता था। यानी मुखिया जो पिता होता था उसे ही महत्व दिया जाता था। और हमारा जो आर्य समाज का जो सबसे छोटी इकाई थी, कुल थी और पितृ प्रधान थी। और जो कुल का पति होता था यानी कुल का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, कुलप कहते थे। क्या कहते थे, कुलप कहते थे। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको थोड़ा मिटाया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अब समझिएगा ध्यान से। अब नंबर आता है किसका, ग्राम का। ग्राम के बारे में सुनिएगा ध्यान से। ग्राम, ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहते थे। क्या कहते थे, ये दूसरी इकाई थी यानी कुल से बड़ी होती थी। इसे क्या कहा जाता था, इसके जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, तो उसको ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। ग्रामीणी कहा जाता था, ऐसे नहीं, ग्रामीणी कहा जाता था। ये क्या होता था, मुखिया होता था। किसका, तो ग्राम का मुखिया होता था, ठीक है। ग्राम का क्या होता था, मुखिया होता था,
ठीक है। ग्राम का क्या होता था, मुखिया होता था, ठीक है। यह ग्राम का कौन था, तो मुखिया होता था। कौन, ग्रामीणी जो था वो ग्राम का क्या था, मुखिया था, ठीक है। ग्राम का मुखिया था ग्रामीणी। अब देखिए विश्व का मुखिया कौन होता था, तो विश्वपति होता था। विश्व का मुखिया कौन होता था, तो विश्वपति होता था। ये कौन होता था, तो विश्वपति, ठीक है। विश्वपति जो होता था वो विश्व का मुखिया होता था, ठीक है, मुखिया होता था, ठीक है, मुखिया होता था। अब जन का कौन होता था, तो राजन होता था। ये मुखिया होता था राजन का, ठीक है। राजन जो था वो जन का मुखिया होता था। और राष्ट्र कौन संभालता था, राजा संभालता था। राजा की सहायता करने के लिए 4 समूहों की आवश्यकता होती थी। 4 समूहों का क्या होता था, सहयोग होता था, ठीक है। क्या करने के लिए, तो राजा का सहयोग करने के लिए, ठीक है। राजा का सहयोग करने के लिए 4 समितियां होती थी, ठीक है, जो क्या करती थी, राजा की सहायता करती थी। कौन कौन थी, तो पहला था कौन, सभा समिति। 2, पहले समझिएगा, सभा और समिति, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई थी। आपको मैंने वैदिक काल में पढ़ाया था, ठीक है। ऋग वैदिक काल में पढ़ाया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसको कहा गया, सभा और समिति को कहा गया। इसी में कौन था, सभा समिति के बाद विधव था, ठीक है, और गण भी था। विधव और गण जो थे ये 4 सहायता करने वाले लोग थे। किसकी सहायता करते थे, तो राजा की सहायता करते थे। चलिए देख लीजिए, ये आपने देख लिया है, इसको समझ लीजिए। तीसरा समझिए, चौथा सॉरी, राजा की सहायता करने वाले वाले निम्न निम्न समूह थे। कौन कौन से, तो पहला था सभा, फिर दूसरा समिति, ठीक है, पहला सभा समिति, फिर विधव विधव ठीक है, गण, ठीक है, कौन था, गण था। याद रखिएगा, ये लोग क्या करते थे, राजा को संभालने का काम करते थे या राजा का सहयोग करते थे, ठीक है। राजा का क्या करते थे, सहयोग करते थे, ठीक है। देख लीजिए भाई, विधव जो थे वो राजा का सहयोग करते थे या उनको क्या करते थे, सहायता देने की काम करते थे। ये याद रखिएगा, इसको समझ के चलिएगा। यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अभी देखेंगे तो आपको बीच बीच में इनसे क्वेश्चन भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अब देखिए भाई, इसमें हमने राष्ट्र, जन और देख कर दिया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो राज्य के प्रमुख अधिकारी थे वो कौन कौन लोग थे, तो राज्य के जो प्रमुख अधिकारी थे उसमें जो थे, उसमें अगर हम नाम लें तो पुरोहित और सेनानी जो होते थे प्रमुख होते थे, ठीक है। जो राज्य के अधिकारी थे या राज्य अधिकारी इन्हें कहा जाता था, कौन कौन थे, तो पुरोहित थे और सेनानी थे, जो राज्य के क्या थे, प्रमुख अधिकारी थे, ठीक है। पुरोहित और कौन थे, मैंने अभी बताया, तो पुरोहित थे और कौन था भाई, तो किसके बारे में चर्चा की है, पुरोहित और किसके बारे में कहा मैंने, तो पुरोहित थे और सेनानी थे, ये राज्य अधिकारी थे, ठीक है, ये राज्य अधिकारी थे, ठीक है। और अगर विशिष्ट कहें तो विशिष्ट जो थे वो रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। समझ में आई बात। तो अगर हम कहें तो राज्य अधिकारियों में पुरोहित था और सेनानी थे, ये प्रमुख लोग थे, ठीक है। ये लोग कैसे थे, प्रमुख लोग थे, ठीक है भाई। समझ में आई बात, ये समझिए। अब देखिए, सभा समिति विधव और गण, ठीक है, ये इसमें क्या था, कुलीन लोग भी थे और आम लोगों की भी सभा इसमें बनाई जाती थी, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट सभा और समिति है, याद रखिएगा, इन्हें भूलिएगा नहीं, ठीक है। पहली चीज समझ लीजिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन अगर उठाते हैं 2022 में पूछा गया पहला क्वेश्चन था, तो उसको जरा देखिए 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, और लेकिन वो क्या था, ऐसा क्वेश्चन था जो फंसाने वाला क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था भाई, तो पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि 1000 मतलब 28 जो 1028 जो सूक्त है, इन्हें क्या किया गया है, 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, ठीक है। 10 पुस्तकों में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। सुनिए, फिर से सुनिएगा, मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऋग वेद में 1028
सूक्त को 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, वर्णित किया गया है, वर्णित किया गया है, जो वर्णित किया गया है। नाम बताइए, ठीक है, नाम बताइए, ठीक है, नाम बताइए। पहला दिया है, पहला ही दिया है सूक्त, ठीक है, पहला क्या दिया है, सूक्त दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, अनुदत्त, ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, अनुदत्त दिया हुआ है, ठीक है, अनुदत्त दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है मंडल, मंडल, और चौथा दिया है पदपथ, पदपथ दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा सही है? 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है तो हमारा ऑप्शन होगा मंडल। 10 मंडलों में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं चीज़ें, वो आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि कहीं भी आपको इसमें आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको कहीं देखने को गलत देखने को नहीं मिलेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी सब आपको सही देखने को मिलेगा। और आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पुराना वेद भी दिया था कि क्वेश्चन सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पुराने वेद में से कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ठीक है, याद रहेगा। अब भाई पूछ रहा है, अगर पूछ ले कि जो भारत की वैदिक काल अवधि कब तक थी, भारत की जो वैदिक काल अवधि कब तक थी, तो भारत की वैदिक काल अवधि कब तक थी भाई, ठीक है। भारत की वैदिक काल अवधि मैंने शुरू में ही बताया था, मैंने यहाँ लिखा था कि वैदिक काल, तो मैंने लिखा था 1500 से 600 BC तक, लिखा था कि नहीं लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। वैदिक काल अवधि कब तक थी, 1500 से 600 BC। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो 1500 से 500 BC भी दिया है। अगर आपको ऑप्शन में देखने को दोनों मिल जाए तो ये करिएगा, और नहीं तो ये है, इसको आप लगाएंगे, ठीक है, इसको आप लगाएंगे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दोनों साथ कभी भी नहीं आएंगे, इसी में से एक आएगा। जादू टोने वाला वैदिक किसकी तरफ, मतलब जो वेद था वो कौन सा वेद था जिसमें जादू टोने का अनुष्ठानों का वर्णन किया गया या वशीकरण का वर्णन किया गया, तो भाई कौन सा, अथर्ववेद था, अथर्ववेद था, जिसमें क्या था, अथर्ववेद जो था, इसी को कौन सा वेद कहा जाता है, ये भी पूछा था, तो ब्रह्मवेद कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं क्वेश्चन भी लेके आता रहूंगा, आपको 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन भी आपको कराते रहेंगे। हो सकता है कि वो PDF टाइप में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जितना आप मतलब जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे और चीजों को देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कुछ अधिकारी थे जिन्हें रत्नी कहा गया, किसमें, पूर्व वैदिक काल में। कुछ अधिकारी थे, ठीक है, जिन्हें रत्नी कहा गया, क्या कहा गया, रत्नी कहा गया। हम लोग कितने पॉइंट में पहुंचे थे, चौथे तक, 4 तक पहुंचे थे, 5वें पे चल रहे हैं, ठीक है, 5वें पर। कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्हें रत्नी कहा गया, वो कौन कौन थे, तो सूत थे, रथकार थे और कम्मादी थे, ठीक, कौन कौन से थे, तो सूत थे, ठीक है, रथकार थे और कम्मादी जो थे जिन्हें रत्नी कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, तो रत्नी कहा गया, ठीक है। कौन कौन थे, तो देख लीजिए, सूत, रथकार व कम्मादी, कम्मादी, ठीक है, ठीक है। ये जो लोग थे, ठीक है, ये जो लोग थे, ये जो थे, इन्हें, ये क्या थे, ये अधिकारी थे, ठीक है, ये कौन थे, अधिकारी थे, ठीक है। ये कम्मादी, ये अधिकारी थे, अधिकारी थे जिन्हें जिन्हें रत्नी कहा गया, रत्नी कहा गया, कहा गया, ठीक है, रत्नी कहा गया। अब इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या राजा सहित, राजा सहित, सॉरी, राजा सहित, इनकी संख्या राजा सहित कितनी थी, 12 हुआ करती थी, 12 हुआ करती
थी, 12 हुआ करती थी। इनकी संख्या राजा सहित कितनी हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। ठीक है, कितनी हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। ठीक है, आगे भी चलते हैं। जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था, ठीक है, जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था, ठीक है, उसे स्पष्ट कहा जाता था। यहाँ देखिएगा, ये छठवां लिखवाने जा रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? स्पष्ट। यह जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला अधिकारी था। यह जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला अधिकारी था। ठीक है, दुर्गपति वो होता था जो दुर्ग पर रहता था। ठीक है, दुर्गपति जो होता था वो दुर्ग को संभालने वाला जो होता था उसे दुर्गपति जो होता था, जो दुर्ग को संभालता था, उसे पूरब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूरब कहा जाता था। जो दुर्गपति होता था, ठीक है, दुर्गपति होता था, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? पूरब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूरब कहा जाता था। ठीक है, दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। ठीक है, ये दुर्गपति था जिसे क्या कहते थे? पूरब कहते थे। क्या कहते थे भाई? तो पूरब कहते थे। दुर्गपति को क्या कहा जाता था? तो पूरब कहा जाता था। ठीक है, समझ में आई बात भाई? ठीक है, जनता की गतिविधियों को, जो गतिविधियों पर नजर रखता था, ठीक है, या इसी को गुप्तचर भी कहा जाता था। ठीक है, तो यह जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला अधिकारी था जिसे गुप्तचर भी कहते थे। ये स्पष्ट था। ठीक है, एक था वाजपति। ठीक है, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसे वाजपति कहते थे। क्या कहते थे? तो वाजपति कहते थे। जो गोचर क्या था? गोचर भूमि का अधिकारी था, उसे क्या कहा जाता था? वाजपति कहा जाता। जो अपराधियों को पकड़ता था उसे उग्र कहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वाजपति। ठीक है, अगला वाजपति। ठीक है, वाजपति कौन था? तो यह जो वाजपति था, ये कौन था भाई? वाजपति का काम क्या था? बताइए भाई। गोचर भूमि जो होती थी उसका क्या होता था? अधिकारी होता था। जो गोचर भूमि थी, गोचर भूमि का अधिकारी था वाजपति। गोचर भूमि का अधिकारी था वाजपति। एक था उग्र। कौन था? उग्र था। उग्र था, जो क्या करता था? तो ये जो उग्र था, यह अपराधियों को, जो भी गलती करते थे, जो कानून को तोड़ते थे, उन्हें पकड़ने का कार्य करता था। तो अपराधियों को पकड़ने का काम। अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? तो उग्र करता था, अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। एक था भागदूह। क्या था? भागदूह। यह राजस्व एकत्रित करता था। अच्छा, राजस्व के बारे में सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागदूह, राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी। राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी। ठीक है, राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी। ठीक है, भागदूह। सुनिएगा ध्यान से। इस समय में जो राजस्व होता था वह किसी पर लगाया नहीं गया था। जिसकी इच्छा होती थी देता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी नहीं देता था। ये नहीं था कि नहीं आप पर थोपे ही दिया गया है, नहीं, उस पर थोपा नहीं गया था। ठीक है, उस पर थोपा ओपा नहीं गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपको कर देना ही है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में किसी भी तरह के जो न्याय अधिकारी होता था, ठीक है, न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लिखवा रहा है। ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के
कि न्यायाधिकारी 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 का उल्लेख नहीं था। ठीक है, उल्लेख नहीं था, न्यायाधिकारी का कोई उल्लेख नहीं था। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन पे बात हो जाए। ठीक है, निम्न में से किस वेद में, ठीक है, किस वेद में उपचार का वर्णन है, या कहा जाए कि औषधि का वर्णन है। निम्न में से किस वेद में उपचार का या बीमारियों के उपचार का वर्णन किया गया है, बताइए भाई। तो आपको पता है कि जादू टोना की बात, ठीक है, उपचार की बात, ठीक है, तंत्र मंत्र की बात, वशीकरण की बात किसमें की गई है, अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों और अंधविश्वासों, वही चीज वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत करना, यही सारी चीजें अथर्ववेद में कही गई हैं और उपचार की भी बात की गई है। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और ये आया है 2017 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए अब आगे और चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी बोला कि सभा और समिति जो थी यह एक श्रेष्ठ समूह था जो क्या करता था, राजा की सहायता करता था। क्या करता था, राजा की क्या करता था, सहायता करता था। याद रखिएगा, ठीक है, राजा की सहायता करता रहता था। ठीक है, याद रखिएगा। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व, हाँ अब देखिए यहाँ से कुछ चीजें बनेंगी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। ठीक है, इस समय में सेना अस्थाई नहीं होती थी, अस्थाई नहीं होती थी, नहीं होती थी। युद्ध के समय सेना की जरूरत होती थी, जरूरत होती थी। उसके बाद सैनिक आम जीवन जीते थे, सैनिक आम जीवन जीते थे। मतलब अस्थाई सेना नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सरकार, मतलब जो राजा था इन्हें सेना बना कर रखा था या इनके लिए कुछ अलग से धन की व्यवस्था किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग मतलब लड़ते थे और लड़ने के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता था तो उसके बाद जो होता था वो खत्म कहानी, उसके बाद हटा दिए जाते थे। उसके बाद ये आम जीवन जैसे किसान की तरह रहना, पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें करना काम करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आई बात? इतना अगर समझ में आ गया हो तो चलिए आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी बात है, चलिए अब देखिए भाई आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया है 2021 में, सेकेंड शिफ्ट में आया है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित, किस वेद से संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है और मुंडक उपनिषद जो है वो 2 खंडों में बटा हुआ है। कुल 64 मंत्र हैं इसमें और इसी में मुंडको उपनिषद कहा गया है, जिसका जो भारतीय प्रतीक होता है, ठीक है, भारतीय जो प्रतीक है, ठीक है, मुंडको उपनिषद में जो भारतीय प्रतीक है, शब्द सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, और इसका संबंध अथर्ववेद से है। याद रखिएगा, इसका संबंध अथर्ववेद से है, इसको भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगला
एक शब्द है, ठीक है, जो युद्ध से संबंधित है, यानी युद्ध को क्या कहा जाता था। तो उस समय जो युद्ध होता था उन युद्धों को क्या कहा जाता था, तो गिविस्ट कहा जाता था। युद्ध को गिविस्ट नाम से जानते थे, गिविस्ट नाम से जानते थे, गिविस्ट नाम से जानते थे, ठीक है। इसका अर्थ होता था गायों की खोज, गायों की खोज, क्या होता था, गायों की खोज, ठीक है। गिविस्ट का अर्थ होता था युद्ध को गिविस्ट नाम से, युद्ध को गिविस्ट नाम से जानते थे, और गायों की खोज इसका अर्थ होता था। पूछ लेगा क्वेश्चन में कि गिविस्ट का यानी पूर्व वैदिक काल में गिविस्ट का अर्थ क्या होता है, तो गिविस्ट का अर्थ होता था गायों की खोज, ठीक है, याद रखिएगा, गायों की खोज। 10 राज युद्ध, 10 राग, 10 राग युद्ध, ठीक है, 10 राग युद्ध 10वें मंडल में वर्णित है, किसमें वर्णित है, 10वें मंडल में वर्णित है। 10 राग युद्ध जो है ये 10वें मंडल में वर्णित है, और किसके, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। समझिएगा, ये दो लोगों के बीच हुआ था, युद्ध दो ही लोगों के बीच होता है, और उस समय में रावी नदी के किनारे हुआ था, और रावी नदी को किस नाम से जानते थे, तो परुपड़ी नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, परुपड़ी नाम से, ठीक है। ये रावी नदी यहीं पर हुआ था, रावी नदी के तट पे हुआ था, ठीक है, रावी नदी के तट पे हुआ था, परुपड़ी के नाम से जाना जाता था। और हुआ किनके बीच हुआ था, तो हुआ था सुदास के बीच हुआ था, वह सुदास के बीच हुआ था, और किसके बीच हुआ था, तो सुदास के बीच और 10 जन के बीच हुआ था, 10 जनों के बीच हुआ था, 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास जो हुए थे विजयी हुए थे, ठीक है, विजयी हुए थे, सुदास जो हुए थे विजयी हुए थे। तो 10 राग युद्ध जो है वो 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। परुपड़ी रावी नदी है, उसी के तट पर हुआ था, परुपड़ी रावी नदी है, उसी के तट पर हुआ था। परुपड़ी नहीं, परुसड़ी, ठीक है, परुसड़ी नदी के तट पर हुआ था, परुपड़ी बोल रहे हैं, परुसड़ी नदी के तट पर हुआ था, वो भी रावी नदी है। सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुआ था, तो कौन हुआ था, सुदास विजयी हुए थे। कौन हुए थे, सुदास विजयी हुए थे, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, महापुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है, वेदांगों की संख्या 6 है। अब इसके आगे हम लोग और भी चीज़ें जो होंगी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं और हमारे काम का है, मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया कि कब कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो अब तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होनी चाहिए। तो भाई पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।